कासिम रिजवी के कार्यकर्ता या फिर कासिम रिजवी के साथ जो रहते मुसलमान लोग जो थे वही रजाकार थे। और कुछ जगह पे ऐसा संदर्भ आया है कि रजाकारों में हिंदू भी थे, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा गया नहीं, कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। ये बराबर है, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर काफी लिखा गया है मराठी में। तो हुआ ऐसा कि जब रजाकार फैल रहे थे तो यहाँ का जो दलित था, उस दलित के मन में कुछ मुसलमानों ने जो रजाकार की मानसिकता से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये डाला, देखो ये हिंदू सवर्ण को तकलीफ दी, अब मौका है उनको खत्म करना, है ना। तो कुछ दलित उनके साथ गए। अब उनको वैसे हिंदू ही कहना चाहिए क्योंकि तब कोई बौद्ध हुए नहीं थे। ये उधर जाने लगे और उनके साथ मिलकर करने लगे, ये फैक्ट है। परंतु ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जैसे ये बात फैलने लगी, बाबा साहब औरंगाबाद आए, बाबा साहब हैदराबाद गए, दलितों की मीटिंगें ली और हैदराबाद मुक्ति संग्राम में स्वामी जी के साथ रहना चाहिए ये कहा है। इसके मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता सकता हूँ। भगवान राव देशपांडे ने एक पूरा लेख ही लिखा है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम में दलितों का क्या स्थान है और कैसे बाबा के कारण और यहाँ के कुछ समझदार सवर्णों के कारण जो गांधीवादी थे, उनको ये समझाया कि भाई किसके साथ जाए। इस पर केवल भगवान राव देशपांडे ने लिखा है, बाकी किसी ने लिखा है क्योंकि वो उस काल को जी चुके हैं। तो ये फैलने के पहले ही उसको रोक दिया। और बाबा साहब ने बार बार कहा, हमारा झगड़ा मुसलमानों के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा डेमोक्रेसी के लिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष चल रहा है, इनके साथ रहो। मैं अब तो पॉसिबल नहीं है मुझे, परंतु उसकी मैं जेरोक्स आपको भेज देता हूँ उस आर्टिकल की। ये बहुत लोगों को मारा गया था, मुस्लिम लोगों को, इसके बारे में आपको कुछ याद है क्या? देखिए, मैं उस भूमिका में लिखा हूँ, शायद मुझे याद नहीं। इस सवाल को लेकर मैं कुछ और पुरानी पीढ़ी के लोगों से मिला, क्योंकि ये जो छटपटाहट है मेरी, वो किस चीज के कारण नहीं, बहुत पहले से, और मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम घरों में आना जाना रहा। और उन्होंने मुझे, एक खाला थी हमारे मकान के आगे के, इसमें हम तो किराए के मकान में रहते थे, तो मुझे अपना बेटा ही समझते थे। तो मुस्लिम घर की कल्चर क्या है मैं जानता हूँ। तो मैं बताना ये चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, मेरा सवाल था वो, पुरानी पीढ़ी के लोगों से मिला तो उन्होंने कहा, मिलिट्री आने के बाद जितना रजाकारों ने हिंदुओं को काटा ना, उससे दुगना हमने मुसलमानों को काटा। इस पर कोई बोलते नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला कि 1948 में मिलिट्री आने के बाद क्या हुआ, कितने लोग कट के मर गए। यहाँ एक वैद्य खानावर था, आपको मालूम होगा, उस वो वैद्य अभी, उनका बेटा अभी जिंदा है। वो मुझे कह रहा था, सर मेरी माँ कह रही थी कि कुछ दिनों बाद लातूर के 2 कुएं मुसलमानों के लाश से भरे पड़े थे। वो अभी भी आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। और क्या प्रमाण चाहिए? ये एक, कितनी औरतों को इन लोगों ने रखेल के रूप में लाया, उनके मर्द को मारकर, और उसका हिंदूकरण किया। उनके बच्चे जो हैं, उनके बेटे आज हिंदू हैं। एक नाम मैं बोलता हूँ, वो आप तक रखिए आप, बहुत बड़े प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के यूथ हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक खूबसूरत मुस्लिम स्त्री को रखे, बेगम के रूप में स्वीकार किया। उनकी अपनी कोई पत्नी नहीं थी, जवान थे, तो उसका हिंदूकरण किया। वो हिंदू के रूप में, ऐसी कितनी औरतों के साथ किया। इसके पहले रजाकार के समय
कुछ अमीर हिंदुओं ने मुसलमान स्त्रियों को रखा। मैं जिस खाला की बात कर रहा हूँ उस खाला को उसके मुस्लिम मत से 2 बेटे थे। बाद में एक लिंगायत अमीर ने उसको रखेल बना दिया, उससे उसको 4 लड़के हुए, 2 लड़के हुए। अब उस लिंगायत आदमी का ये बड़प्पन कि उन्होंने उसके मजहब में कभी प्रवेश नहीं किया, तो वो चारों मुसलमान और 2 बेटियों को भी मुसलमानों के घर में दिया गया। उन चारों में से 3 मेरे खास दोस्त थे। उसमें छोटू मियाँ नाम का था, वो बस का कंडक्टर था, वो लातूर कभी कभी बस लेकर आता था, मुझसे मिलता था। एक जानी था। तो ये हुआ है, एक और से नहीं हुआ है। और मुझे परिवार मालूम सब। लातूर में एक स्वामी नाम के शिक्षक, अब उनकी उम्र 90 के करीब है, वो मेरे कभी स्टूडेंट थे। जब स्टूडेंट थे मुझसे भी उम्र में बड़े थे। एमए में शौक से एमए करने निकले थे। उनकी पत्नी मुस्लिम थी मूलतः, वो अभी भी मुझे मिलती है। तो बाद में वो पूरी तरह से हिंदू हो गए थे। ये औरतों का व्यक्तिगत प्रश्न है, उन पर जबरदस्ती की गई क्या, उन्होंने खुशी से किया क्या, दूसरी बात। ऐसा तो पार्टीशन के समय पंजाब में मुस्लिम और मुस्लिम पंजाबी हुए, उनकी जो भी औलाद है वो तो सिख के रूप में ही जी रही है। और उधर लाहौर में कई सैकड़ों हिंदू औरतों की बच्चे मुस्लिम बनकर ही जी रहे हैं। देखो ये तो हमेशा चलता रहा, ये आज की बात नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों से जो युद्ध होते थे उसमें जो औरतें भगाई जाती थी उनका मजहब कहाँ होता था? औरत का कोई मजहब नहीं होता, औरत औरत होती है और वो एक प्रोडक्शन का यंत्र होता है। किसी भी मजहब को उस पर थोप सकते हैं। अगर इतने बड़े संख्या में अगर एक कम्युनिटी को टारगेट किया था मिलिट्री आने के बाद, तो उसके बाद का उनका लाइफ क्या है? आप इसके बारे में अगर कुछ बात। बहुत इनसिक्योर है ये आदमी भीतर से, बहुत इनसिक्योर, हद से ज्यादा इनसिक्योर है। हम कितना भी बोले फिर भी वो इनसिक्योरिटी निकालना पड़ेगा। मतलब पुराने हैदराबाद में के जो 3 हिस्से हैं, हैदराबाद, कर्नाटक, तेलंगाना और मराठवाड़ा, उसमें इन दिनों ये शत्रुकरण की प्रोसेस सबसे ज्यादा कर्नाटक में शुरू हुई। कर्नाटक के बीदर, रायचूर और गुलबर्गा, ये 3 जिले पुराने हैदराबाद राज्य, मैं गुलबर्गे का हूँ ओरिजिनल। हाँ, तो वहाँ के मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी का वातावरण है। वहाँ पर 17 सितंबर को जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम जहर फैलाया जा रहा है। क्योंकि हैदराबाद मुक्ति संग्राम को भारतीय मिलिट्री ये मान्यता देने तैयार नहीं थी। क्योंकि जब मुक्ति संग्राम की छुट्टी मनाते हैं और मुक्ति संग्राम मनाते हैं तो ध्वजवंदन करना पड़ता है और ध्वज चढ़ाया उतारा जाए, इसके सारे अधिकार मिलिट्री के पास होता है। उनका ये कहना था कि ये मुक्ति संग्राम नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष। ये कई वर्षों तक चला, इसलिए परमिशन नहीं मिलती थी। पर जब हैदराबाद मुक्ति संग्राम के सेनानी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने तब वो कांग्रेसी थे, गांधीयन थे, तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने सारा समझाया, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहा ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं था। शेख अब्दुल्ला तक कह रहा है ये जमहूरियत के लिए संघर्ष था, इसलिए इसको परमिशन दीजिए। उसको परमिशन दी। परमिशन मिलने के पहले ही मैं और लातूर के कॉमरेड भगवानराव देशपांडे जो स्वतंत्रता संग्राम में थे और चंद्रशेखर वाजपेयी ने मिलकर 17 सितंबर हम यहाँ मनाते थे। ऑफिशियल नहीं, हम प्रोसेशन निकालते थे, मैं सबसे आगे रहता था और मैंने दिन में मैं बोल देता था शोएबुल्लाह खान अमर रहे। अब शोएबुल्लाह खान के बारे में जानते हैं, हाँ? तो ये हमने किया और मैं उन दिनों व्याख्यान देता था। मैं ये कहता था कि देखिए मैं 1965 में लातूर में आया, तब मुस्लिमों की बस्ती कैसी थी मैंने देखा। अब आज 40 साल के बाद क्या बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लोगों का जो आर्थिक स्तर बढ़ा है
कितने अलग अलग व्यवसाय में लोग आ गए। पहले क्या करते थे, निजा आपकी सत्ता थी ना, इस्लाम की सत्ता थी ना, आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हैं? मतलब सोने की दुकान से लेकर बूट की दुकान तक, किराना से लेकर मिठाई की दुकान तक, सब में आ गए ना लोग। आपकी चीजें खरीद रहे ना। तो ये मैं समझाते रहता हूँ, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमको 2 लेवल पर काम करना है। एक मुस्लिमों के भीतर से भी ये बात निकाल दी और हिंदुओं के भीतर से बात निकाली। परंतु कर्नाटक में ये जहर तेजी से फैला कर, हैदराबाद कर्नाटक, आंध्र में तो उन्होंने ये दिन मनाने का बंद ही किया। ऐसा ये मुझे ऑथेंटिक नहीं मालूम, वो इसलिए कि नरसिंह राव थे, कांग्रेस की सत्ता थी, ये सब कांग्रेस के प्रोग्राम थे, ये समझकर उन्होंने ये कोशिश की है। ऐसा मेरे वहां के कुछ दोस्तों का कहना है, आप कंफर्म कर लीजिए। अब रहा मराठवाड़ा, यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, यहाँ पर भले ही बीजेपी की सत्ता आई, परंतु यहाँ के बीजेपी की खासियत ये है, मैं लातूर के हद तक बताता हूँ कि ये कभी हिंदू मुस्लिम दंगे लगाने के पीछे नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, आप लातूर वाले हैं, पिछले 70 साल में इस शहर में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आपको भी याद है जब बाबरी मस्जिद ये हो गई, तो मैं और गोमारे ऐसे कुछ वकील लोग, सुल्लाड़ीकर वगैरह, हम सब बेचारे मित्रों ने 3 दिन तक, जयप्रकाश दगड़े, हम मुस्लिम बस्तियों में घूमे, झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिमों से लेकर मतलब अच्छी बिल्डिंग में रहने, और सबको ये बताते कि हम 10 लोग थे कि आप अकेले नहीं हैं, आप घबराइए मत, हम हमारे साथ। यहाँ दंगे नहीं हुए, इसके मूल में यहाँ की लीडरशिप है, यहाँ के व्यापारी हैं और यहाँ का सोचने वाला वर्ग। 37 साल में मेरे जितने भी हजारों विद्यार्थी थे, उनके दिमाग में ये जहर कभी भरने नहीं थे। तो इसलिए यहाँ के, और उधर औरंगाबाद में गोविंद भाई श्राफ, अनंतराव भालेराव, ये सब समाजवादी थे। समाजवादी ने कभी ये कोशिश की इस मुद्दे को पकड़कर कैसे आर्य समाजियों ने इसको हिंदू मुस्लिम रूप दिया, कैसे हिंदुत्ववादियों ने इसको हिंदू मुस्लिम रूप दिया। और इसके कई प्रमाण मिलते हैं कि देहातों में रजाकारों से बचाने के लिए वहां के आम मुस्लिम ने वहां के हिंदुओं को कैसे संरक्षण किया। जो मराठवाड़ा के बहुत बड़े पत्रकार हैं, अनंत भालेराव, उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है, उसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कई जगहों पर हिंदुओं की जान बची वहां के आम मुसलमानों के कारण। इसलिए रजाकारों के साथ यहाँ का आम मुसलमान नहीं था। और फिर मैंने आगे ये बताया है कि जमहूरियत आने के बाद यहाँ के मुसलमानों की जो प्रगति हुई, वो निजाम काल में कतई नहीं हो पाई। वो कलही करते थे, टांगे ही चलाते थे, क्योंकि निजाम को इस मिट्टी से जो मुसलमान है उनके प्रति नफरत था। वो अपने सारे अधिकारियों को या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बुलाता था, या तो फिर लखनऊ के नवाबों के घर से। उसके सारे ऊपर के अधिकारी जो यहाँ का मुसलमान था, ज्यादा से ज्यादा उसको चपरासी या प्राथमिक स्थान में मुदर्रिस से बोलकर नियुक्तियां दी जाती थी। किसी भी न्याय व्यवस्था में यहाँ का मुस्लिम नहीं था। यहाँ के हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण थे ज्यादातर। ये सारे फैक्ट फिगर्स हैं, इसलिए इसका क्लास कैरेक्टर समझना पड़ेगा, इसका जो भी मजहबी कैरेक्टर है उसको समझना पड़ेगा। ये बातें मैंने रखी। उसमें मैंने जो मुझे वाजपेयी जी ने कहा, मैंने क्या कहा, कासिम रजवी को भी कहा। उन्होंने कहा देखिए, कासिम रजवी एक बहुत नेक इंसान था, मेरा मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे वो शेखर कहकर पुकारते थे। जब मुझ पर आदेश निकला तो वो उसके 2 दिन पहले मेरा भाई उनको हैदराबाद स्टेशन पर मिला, जो कि लातूर के लिए निकला था। उन्होंने उसको बुलाकर कहा, जाकर पूर्व शेखर से कहो लातूर छोड़कर बाहर निकले। ये बात थी। दूसरी बात उन्होंने कही, और मुझे बहुत शॉकिंग लगा, जो मैं कह रहा था 1948 में सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद यहाँ से एक शिष्टमंडल गया है हैदराबाद, जबकि कासिम रजवी जेल में था।
उसमें दादा प्रमुख थे, वाजपेयी दादा। ये क्यों गए थे कासिम रिजवी से मिलने के लिए? उन्होंने जाकर कहा ये 10 लोगों के नाम दिए उसमें, और कासिम रिजवी का जो पैसा संभालने वाला आदमी था वो व्यास नाम का एक ब्राह्मण था जो उनका सारा पैसा संभालता था। तो ये लोग जाकर उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब आप भारत में लौटो, लातूर लौटो, अब सारी स्थितियां खामोश हैं और आप पर व्यक्तिगत रूप से किसी का भी कि कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता और हम आपको संभालने के लिए तैयार हैं, आप निकलिए। तब मैंने कहा, उन्होंने लिखा है वो सारे डायलॉग मैंने लिखे हैं, देखो शेखर मेरा जनाना तो पहले ही हैदराबाद जा चुका है, पाकिस्तान जा चुका है, हाँ, मेरा जनाना जा चुका है, मेरे बच्चे भी जा चुके हैं, मैं अकेला रहकर वहाँ क्या करूँगा, वो तो लौटेंगे नहीं। अब बहुत ही मतलब जिसे जड़ अंतःकरणानी कहते हैं ना मराठी में, उन्होंने, मैं लौट रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी नहीं, ये अंत में उन्होंने कहा है। यहाँ के लोग गए थे, ये मुझे ताजुब लगता है। मतलब जो चंद्रशेखर वाजपेयी कहते थे कि रोज हम टेनिस खेलते थे, शाम को वो भड़कीला भाषण देता था, मैं आर्य समाज में उसके खिलाफ बोलता हूँ, उसका प्यार कम नहीं हुआ और मेरे दिल में जो हमदर्दी थी वो कभी कम नहीं हुआ। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि ये पुस्तक छपने के बाद कुछ उर्दूदा लोगों ने पढ़ा, हैदराबाद से उनको एक निमंत्रण आया कि उनका सम्मान सत्कार करना चाहिए। मुझे उन्होंने बुलाया और कहा, मैं कतई नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है मुझे समझ में आ गया। मैं कोई उसका उदात्तीकरण करना नहीं चाहता, भीतर से वो खतरनाक ही था, परंतु उसकी जो अच्छाइयां हैं वो ब्रिज बहुत खेलता था और ब्रिज में हमेशा जीतता था। ये नगर परिषद की जो पुरानी म्यूनिसिपालिटी की बिल्डिंग थी ना, वहां ये लोग शाम में ब्रिज खेलते थे। एक ग्रुप था जिसमें वाजपेयी भी थे, ये हमेशा जीतता था, पर वो बताते हैं जीत का 5 पैसे भी वो घर नहीं ले जा सकते। वो व्यास को दे देता था कि ये अनाथालय को दे दो, मुस्लिम अनाथालय के नाम लेता था, उनको भेज दो, एक भी पैसा वो लेकर। ये जो बातें हैं उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अभी भी कोर्ट में झगड़े चलते हैं। उसका बेटा आता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो, उसका बेटा। हाँ, ये तहसील के बाजू में जो बहुत बड़ा मैदान है ना, वहां पर एक गिरी हुई बिल्डिंग है, वो कासिम रिजवी का घर है। और वो उसकी जब पेशी आती है तब वो आता है। अब क्या हुआ है, वो मुस्लिम क्या कहते हैं, अनाथालय को क्या कहते हैं, मदरसा नहीं अनाथालय नहीं मदरसा नहीं, यतीम खाना। हाँ, यतीम खानों के लोगों ने उसको कब्जा किया। पहले कोई कब्जा नहीं कर रहा था, किसी हिंदू ने भी कब्जा नहीं किया। मतलब ये कासिम रिजवी का है ना रहना। अभी 1960-70 के दरमियान यतीम खाने का बोर्ड लगा है, पर अभी भी वो आता है पाकिस्तान से आता है वो, क्योंकि लीगल काम के लिए आ रहा, उसको वीजा मिलता ही है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या होता नहीं मालूम। आप जानकारी निकालो, ये शेख नाम के वकील बहुत सीनियर है, मेरे बहुत पुराने इसमें से, शायद वो जानकारी देंगे मुझे। ये जानकारी यहाँ जगताप नाम के एक व्यक्ति थे, वो गुजर गए, वो उस काल के थे, वो मुझे बताते थे कि अभी भी वो आता है। अभी मुझे बाद में नहीं मालूम क्या क्या हुआ। ये भी किस्सा है 8-10 वर्ष पहले, वो जगताप गुजर गए।